नमस्कार बच्चों एंड जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको स्वागत है, वेलकम है इस हमारे क्लास के अंदर। मैं आपके साथ इस्लामुद्दीन मेहर, मैं स्टडी सर्कल 4 के अंदर आपका स्वागत कर रहा हूँ। चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले उसके बारे में जानते हैं कि हम आज साइंस पढ़ेंगे। लेकिन साइंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अलग से होती है। हिंदी मीडियम के होना तो विज्ञान हम पढ़ेंगे, और विज्ञान के अंदर भी बहुत सारी 3 टाइप की चीज़ें मिलती है। 9वीं क्लास की विज्ञान हम पढ़ने वाले, यानी कि 9th की विज्ञान पढ़ने वाले। लेकिन फिर भी बताऊँ, मुझे यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की चीज़ें यहाँ अंतर्वेद चीज़ें मिलती है। मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का साथ में यूज़ करने वाला हूँ, दिक्कत ना हो आपको। इसलिए देखिए यहाँ पर 3 प्रकार से हम यहाँ पर इसको बांटते हैं। अब ये बांटना तो अलग अलग भागों में 9th क्लास से शुरू नहीं होता है, ना 10th होता है। अब 11th में आते हैं ना, तब ये 3 टाइप में बढ़ जाते हैं अलग से। अभी आप 9th में मैथ भी पढ़ रहे हो ना, फिर मैथ अलग हो जाती है। खैर यह सब आप सबको ये पता होगा पहले से, नो टेंशन, ठीक है। विज्ञान, अब सुनिए, 3 टाइप की मुख्य तौर पर होती है। पहली होती है आपकी जीव विज्ञान। इसमें 2-3 चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा ऊतक वाला है, टिश्यू वाला है, और एक जैव विकास वाला चैप्टर है, यानी कि बायो एवोल्यूशन वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरे नंबर बात करूँ रसायन विज्ञान, जो केमिस्ट्री के नाम से इंग्लिश में जानी जाती है, और हिंदी में रसायन विज्ञान के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। यहाँ पर रसायन विज्ञान में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री आगे जाके बांटते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है। तीसरे नंबर पर आपकी होगी भौतिक विज्ञान, जिस विज्ञान के अंतर्गत हम भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। और चौथे नंबर पर भी एक विज्ञान और होती है जिसे कहते हैं सामान्य विज्ञान, जो आपके 9वीं 10वीं को मिलाकर निचोड़ होता है, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में काम आती है। फिलहाल ये मैं बताना था मेरे को केवल, लेकिन ये आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप पूरी विज्ञान पढ़ लोगे तो ये आपकी सामान्य विज्ञान अपने आप कवर हो जाएगी। सामान्य विज्ञान मतलब बड़े बड़े एग्जाम से, जैसे एसएससी हो गया, यूपीएससी होगा, जो बच्चा आगे जाकर इसके बारे में सोचेगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सामान्य विज्ञान का भी आपने साथ में ध्यान रखिए, ठीक है। चले, आज हमारा चैप्टर है कार्य ऊर्जा व शक्ति। लगने यहाँ पर शक्ति यानी पावर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लास्ट में दे रखा, तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, लेकिन पूरा का पूरा हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा पॉइंट है वो पढ़ेंगे लास्ट में। अध्याय नंबर 10 से यहाँ पर एनसीईआरटी खोलिए फटाफट, 10 है। और एनसीईआरटी जिस स्टेट में चलती है, जिस राज्य में चलती है, उन राज्य परीक्षाओं या राज्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस सेशन, क्योंकि एनसीईआरटी राजस्थान में चलती है और बहुत जगह चलती है। वर्क एंड एनर्जी। अब वर्क है क्या, कार्य क्या है। अब देखो बेटा, आप अपने होम से, यानी कि अपने घर से, ये घर है आपका यानी होम है आपका, और ये आपका स्कूल है, यानी विद्यालय है आपका, विद्यालय है, ठीक है बेटा। आप यहाँ से स्कूल से अपने घर की तरफ जाते हो, ठीक है। विद्यालय वापस आप घर आ गए, तो आपके दैनिक जीवन में, आपने अपने दैनिक जीवन में, दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन मतलब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने काम किया है। हाँ, मैंने काम किया है। इस जीवन में आप माता पिता भी, अपने बेटा मेरा थक गया, स्कूल गया था, स्कूल से वापस आया है, पहले घर से स्कूल गया था, फिर स्कूल से घर आया, थक गया मेरे बच्चे ने यहाँ पर काम किया है, ठीक है। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से गलत है। विज्ञान क्या कहता है कि आपके बच्चे ने कोई काम नहीं किया और कार्य जीरो किया है। तो यहाँ पर एक थोड़ा पॉइंट लिख लीजिए कि कार्य को किससे दर्शाते हैं, कार्य को W से दर्शाते हैं। ये पॉइंट लिख लीजिए बेटा फटाफट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लेंगे आप। अब देखो, विज्ञान की दृष्टि से ऐसा कैसे हुआ, इसके बारे में बाद में जानेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 आप याद रख लीजिए बेटा। विज्ञान की दृष्टि से ये कैसे हुआ ये मैं आपको बात बताऊँगा। एक अलमीरा है आपके पास, पूरी अलमीरा बना ली मैंने, अलमीरा बना ली, अलमीरा या अलमारी बोल दो हिंदी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आपने क्या किया, मम्मी के कहने पर आपने कहा कि सर मम्मी मैं इसको धक्का लगा के थोड़ा आगे ले लूँ। तुम धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन अलमीरा का एक भी पार्ट वहाँ से हिला नहीं, अलमीरा बिल्कुल भी हिली नहीं है।
और तुम वहाँ खड़े खड़े थक गए हो, तुम वहाँ पर थक गए हो, तो मम्मी कहेंगी मेरा बेटा थक चुका है, मेरे बेटे ने बहुत काम किया। लेकिन दैनिक जीवन में तुमने काम किया, मैं लिख रहा हूँ दैनिक जीवन में तुमने काम किया है, दैनिक जीवन में तुमने काम किया है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से तुमने कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया। ये कैसे होगा अभी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब सुनने की कोशिश करें। कार्य वो होता है जिस कार्य के अंदर दो चीज़ें डिफाइन होती है, दो चीज़ें कार्य के अंदर आपको याद रखनी है, दो चीज़ों के बिना कार्य नहीं हो सकता। दो चीज़ कौन सी यहाँ पर वो आपको याद रखनी है। पहली यहाँ पर होती है बेटा यहाँ पर विस्थापन, पहली दृष्टि होती है यहाँ पर विस्थापन, पहली टर्म होती है विस्थापन, दूसरी टर्म होती है यहाँ पर बल। इसमें से एक भी चीज़ जीरो हो गया नहीं, मान लो कि विस्थापन जीरो हो गया, यदि विस्थापन जीरो हो गया, बल जीरो हो गया, तो अपना कार्य भी यहाँ पर जीरो ही होगा, ठीक है। एक भी चीज़ में जीरो होगी तो पूरा जीरो हो जाएगा। मैं नियत बल की बात, नियत बल द्वारा कार्य करने की बात बाद में करूँगा, आप यहाँ भी छोड़े इसको। कार्य दो टर्म में यहाँ पर विस्थापन और बल, ठीक है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला एक होता है, जो फॉर्मूला आपको याद रखना, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला आपका यहाँ पर होता है, ऊपर लिखिए कार्य का फॉर्मूला, W बराबर F इंटू एस, इस प्रकार लिख लीजिए। अब यहाँ पर एक बात और आपको पता होनी चाहिए, सदिश और अदिश। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए कि बल जो है सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा परिणाम दोनों होता है, सदिश राशि है, और यहाँ पर जो विस्थापन है अदिश राशि है, क्योंकि इसका जो दिशा होती है, दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो ये भी सदिश, दोनों सदिश राशियाँ ही है, दोनों सदिश राशियाँ हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को राइट में लिखने, अच्छी तरह लिखने का तरीका ये होगा कि W बराबर हो जाएगा फॉर्मूला सही, F ऊपर एरो का निशान होना चाहिए, इधर पॉइंट गुना होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। इसको आगे डिफाइन आप करेंगे, पूरी अच्छी तरह डिफाइन करेंगे तो आगे ये जाके वर्क का जो फॉर्मूला है रियल में, देखो वर्क जो है यहाँ पर अदिश आएगा, वर्क अदिश आएगा, तो यहाँ वर्क क्या होगा, अदिश होगा। ये बात याद रखना। कैसे कि कभी भी तुम दो सदिश को गुना करोगे ना, दो सदिश को गुना करोगे, तो सदिश के गुना करेंगे तो वहाँ पर सामने की तरफ एक अदिश आपको मिलेगा, अदिश आपको मिलेगा, ठीक है। चलो, दो अदिश सदिश राशियों को गुना करने पर अदिश राशि होती है, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर बल के रूप में आप कितना भी बल ज़्यादा लगाओ, बल को जितना बढ़ाओ 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 उतना बढ़ाओ, यदि ये काम नहीं करेगा, ये फैक्टर काम नहीं करेगा, तब तक वर्क जीरो ही होगा। याद रखना, आप कितना भी जोर करो, जब तक ये फैक्टर काम नहीं करेगा तब तक वर्क आपका जीरो होगा। देखिए यहाँ पर आप यहाँ अलमीरा को खिसकाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत अंधाधुंध बल लगा रहे हो इस पर, अलमीरा खिसक नहीं रही है, यहाँ पर खिसक नहीं रही है, खिसक नहीं रही है। तो इसका मतलब आप भले कितना ही बल लगाओ, लेकिन यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, वर्क इज जीरो, कार्य बिल्कुल जीरो हो रहा है। कारण जो कार्य दो फैक्टर पर निर्भर करता है, दोनों फैक्टर यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। एक हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ गया फैक्टर, विस्थापन, और दूसरा हो जाएगा बल। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे नहीं पता है दोनों फैक्टरों के बारे में पहले मैं बात करूँगा फटाक से, फिर आगे बढ़ूँगा। पहले मैं सदिश और अदिश के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक बार पॉइंट यहाँ पर आ चुके हैं, सदिश और अदिश, ठीक है। दोनों फैक्टर को लिख लीजिए फटाफट। राशियाँ, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, ये पढ़ाना जरूरी हो जाता है क्योंकि बच्चे कन्फ्यूजन में रह जाते हैं बाद में। मैंने कहा फाउंडेशन है पूरा। भौतिक राशि दो टाइप से होती है बच्चे, मुझे बता, दो टाइप की होगी यहाँ पर। एक सदिश राशि होगी, एक होगी यहाँ पर सदिश राशि, दूसरी यहाँ पर होगी अदिश राशि। तो एक टाइप ये होगा सदिश राशि और अदिश राशि। एक एरो के निशान की मदद से हम समझेंगे। यहाँ पर इसका एरो जा रहा है, परिणाम 20 मीटर परिणाम इसका, जिसको दिशा में नहीं गिनते हैं, जिसको केवल परिणाम में गिनते हैं। जिसका परिणाम हो, दिशा ना हो, परिणाम हो, दिशा नहीं हो, परिणाम हो दिशा नहीं, जिसकी परिणाम हो दिशा नहीं हो, अदिश राशि हो जाएगी। जिसका परिणाम भी हो, दिशा एरो इस तरफ जा रहा है, इसकी दिशा भी है 20 मीटर इस तरफ है, तो इस तरफ। इस सदिश राशि को समझने के लिए ही आपको
पहले मूल बिंदु से एक ग्राफ खींचा जाएगा, वो आपको समझ में आना चाहिए। पहले वो देखो किस प्रकार दिशा होगी। तो बेटा मैं बोलूँगा कि इसी अदिश राशि की दिशा इस तरफ है, मानो इस तरफ है, और इस तरफ भी होगी, इस तरफ भी होगी, और इस तरफ भी होगी। मैंने 20 मीटर अभी एरो इस तरफ खींच रखा है, तो 20 मीटर ये वाला एरो में होगा ना, ये 20 मीटर पॉजिटिव वाला होगा। एक बच्चा है, इसको सुनिए ध्यान से। पहले वो पश्चिम दिशा में गया, ठीक है, फिर उत्तर में गया। अब तुम्हें ये याद नहीं रखना है कि पश्चिम में मुड़ के उत्तर गया है, किस प्रकार मुड़ा, ये बातें आपको फालतू में याद दो। अब पता ना कि लास्ट वैल्यू पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव, लास्ट वैल्यू पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में, ये मुझे बताओ फटाफट, यहाँ से देख के बता सकते हो। तो पहले पश्चिम में गया तो नेगेटिव होगा, मैंने पहले बता रखा है पश्चिम में क्या होता है, नेगेटिव होता है, और उत्तर में गया तो पॉजिटिव होगा, तो आपने पहले बता रखा पॉजिटिव। तो लास्ट वैल्यू जो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी, 20 पॉजिटिव आएगी। सदिश का मतलब यही होता है, दिशा परिणाम। अब ये सदिश याद रखो। मैं एग्जाम्पल बात कर दूँ सदिश और दिश के, मैं एग्जाम्पल भी बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो सदिश के एग्जाम्पल लिखिए फटाफट, सदिश राशि के एग्जाम्पल कम लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए वेग हो गया, वेग, बल, त्वरण इत्यादि इत्यादि, ठीक है। अदिश राशि में एग्जाम्पल लिखिए, यहाँ पर चाल हो गया, दूरी हो गई, यहाँ पर विस्थापन भी लिख लीजिए बेटा, विस्थापन इत्यादि। तो ये एग्जाम्पल इतने बहुत काफ़ी है। अभी फ़िलहाल के लिए आपको इससे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन हमने बेसिक का, और मैं कभी बोलूँगा सदिश राशि, आप वहाँ पर बैठे बोलेंगे सर ये कैसे बोलिए आप। तो आगे मैं राशियों के बारे में बात करूँगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना लिख लो। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि जिसका परिणाम हो दिशा दोनों हो, एक अदिश जिसका केवल परिणाम हो दिशा नहीं हो। उसका एग्जाम्पल फिर मैंने समझा दिया। दो फैक्टर मुख्य तौर पर है यहाँ पर, विस्थापन और बल, इस पर कार्य निर्भर करता है। मैंने लिखा है कार्य दूरी पर निर्भर नहीं करता, ये भी लिख लीजिए, कार्य बिल्कुल भी दूरी पर निर्भर यहाँ पर नहीं करता है। इन दोनों राशियों के बारे में पहले जान लेते हैं। आदि सदिश पता चल जाएगा, लेकिन अब दो राशियाँ बची हैं हमारे पास। दोनों ही यहाँ पर क्या राशियाँ हैं, दोनों ही सदिश राशियाँ हैं। तो इसका मतलब हम इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं, इस ग्राफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है आपके लिए विस्थापन के बारे में। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी जो होगी विस्थापन। जैसे कि मैंने ये मेरी फर्स्ट पहली प्रारंभिक है और ये अंतिम स्थिति है, तो उसके बीच में 10 मीटर चल दिया इस तरफ, तो मैं 10 मीटर यूँ जा रहा हूँ, यूँ ऐसे 10 मीटर ऐसे में जा रहा हूँ इस तरफ, ठीक है, इस तरफ में जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह में समझना चाहूँ तो मैं किस तरफ जा रहा हूँ, इस दिशा में मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। तो इस दिशा में मैं जा रहा हूँ, तो ग्राफ को समझिए, ये दिशा पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, ये भी नेगेटिव होती है। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव दिशा जो है, इसको आप ध्यान से समझेंगे तो 10 प्लस में आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी भी आपको सदिश राशि की दिशा पता लगाने के लिए बोले तो आपको नॉर्मल सी बात याद रखनी है, ग्राफ मन में रखना है कि उत्तर की तरफ पॉजिटिव और पूर्व की तरफ पॉजिटिव, पश्चिम की तरफ नेगेटिव और दक्षिण की तरफ नेगेटिव। ये ग्राफ आप मन में याद रखोगे तो किसी भी राशि का नेगेटिव पॉजिटिव पता लगाने में आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। दिक्कत होगी तो आगे हम क्लियर करेंगे। पहले ये तो आप लिख लो, वैसे ही क्या लिख रखा है कि इसे W से प्रदर्शित किया जाता है कार्य। अब आगे समझने की कोशिश करो कि आपके स्कूल जाने में यदि आप इस मैं दोनों पॉइंटों की बात करूं, उत्तर और पूर्व और प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की बात करूं, प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम बिंदु की, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपको इस तरह समझना है इसको। अंतिम बिंदु की मैं बात करूं तो आपको इस तरह समझना है यहाँ पर कि अब इस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट हुए हो, यहाँ पर पहुँचे हो आप, ठीक है। अब आपने अंतिम और प्रारंभिक के बीच की दूरी है, आप 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक गए, 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक गए, यानी कि इस ग्राफ की मदद समझिए, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो इधर तब 10 मीटर चले गए, वापस आए, तुमने स्कूल से वापस चलना स्टार्ट किया, ये आपकी विद्यालय है,
वही एग्जाम्पल समझा हूँ पहले वाला। तो विद्यालय से आप इस तरफ वापस आने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर आपने वापस आए हो यहाँ से, तो वापस आए समझ लो नेगेटिव होगा, तो 10 में से 10 चला जाएगा सीधी। मुझे ये बताइए फटाफट कि -10 + 10 कितना होता है? 0 होता है या कुछ वैल्यू आती है इसकी? तो वैल्यू दोनों माइनस होगी, लेकिन यहाँ पॉजिटिव में आएगा, 0 ही होगा आंसर। तो यहाँ पर 0 हो गया। तुम जिस दिशा में गए उस दिशा में वापस आ गए, यानी कि तुम प्रारंभिक बिंदु से गए हो, अंतिम बिंदु पर वापस आए, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से निकल अंतिम बिंदु पर गए, फर्स्ट बिंदु से निकल कर अंतिम लास्ट बिंदु पर गए, और लास्ट से वापस फर्स्ट पे आओगे तो काम खत्म आपका, 0। पहले आप उत्तर गए, उत्तर दक्षिण की मैं बात करूँ, देखो उत्तर दक्षिण की दोनों तरफ, मैं उत्तर से दक्षिण गया, दक्षिण से उत्तर गया, और वापस उत्तर से दक्षिण आ गया, तो मेरा कार्य 0 हुआ। यानी कि जिस जगह से गया जिसमें वापस आ जाओ तो मेरा कार्य 0 हुआ। उसी पर मेरा मुन्ना स्कूल गया था, तब स्कूल से वापस आया, मम्मी ने बोला मेरे बच्चे ने काम किया है, कार्य किया है, दैनिक जीवन बोला, लेकिन यहाँ 0 हो गया, क्योंकि जिस स्कूल में गया था और स्कूल से वापस आया तो कार्य कट गया। स्कूल में किस तरफ गया था तुम? पूर्व दिशा में। मान लो 200 मीटर गया, 200 मीटर तुम पूर्व दिशा में गया था, पॉजिटिव हुआ, वापस आया -200 मीटर हो गया, और तुम तो 0 गया। लेकिन मम्मी ने किस बात की बात करा है? दूरी की बात करा है, कि मेरे बच्चे ने 400 मीटर दूरी तय की, आना जाना मिलाकर 400 मीटर दूरी तय की। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? 2 फैक्टर ही है मुख्य तौर पर, एक है आपका विस्थापन, वो एक प्योर फैक्टर विस्थापन, और फिर यहाँ पर बल है। जोर वाली मैं बात करूँ तो अलमारी पर आप कितना भी जोर लगा लो, भाई बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे थे आप अलमारी को हिला नहीं सके, पर आप -10 मीटर से तरफ गए, प्लस से तरफ दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये ग्राफ पहले याद होना चाहिए, उससे पहले आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर तुम पहले गए पूर्व की तरफ, फिर वापस आए पश्चिम की तरफ, तो प्रारंभिक बिंदु से जाना, अंतिम बिंदु पर वापस आना, तो हमारा कार्य भी 0 होगा, S 0 होगा, तो कार्य ऑटोमेटिक बताया। एक भी चीज़ F में और S में एक भी 0 हो गया तो W सीधा 0 हो जाएगा। उत्तर गए, और उत्तर गए पहले, उत्तर से वापस पूर्व दक्षिण में आ गए, तो भी यहाँ कार्य 0 होगा, क्योंकि जिस समय जिसमें वापस बड़ा 0 ही होगा, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। चले यहाँ बाहर आगे, ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पर मैंने कुछ समझाया था आपको, और उसके बाद 2 स्थितियाँ आपके पास है। विद्यालय वाला पॉइंट आपका समझ लेते, तुम विद्यालय सुबह गए, 200 मीटर चल के गए, वापस 200 मीटर तुम वापस आ गए, तो तुम्हारा कार्य ऑटोमेटिक 0 हो गया, कि 200 - 200 0 हुआ कि नहीं हुआ? कि पहली बार वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी बार वैल्यू नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। देखो दैनिक जीवन में काम हुआ, क्योंकि मम्मी तुम्हारी बात करी दूरी के हिसाब से बात करी, मम्मी तुम्हारी किस हिसाब से बात करी? दूरी के हिसाब से। लेकिन विस्थापन 2 ही फैक्टर पर निर्भर करता है, एक विस्थापन और बल, कार्य 2 फैक्टर पर निर्भर करता है, विस्थापन और बल पर। और तुम्हारी मम्मी जी ने किसकी बात की यहाँ पर? तुम्हारी मम्मी जी ने बात की किसकी? दूरी की। लेकिन फैक्टर कौन से काम के लिए? विस्थापन और बल के लिए। दैनिक जीवन में तुम्हारा काम हो गया, दूरी के हिसाब से हो गया, तुमने किया है काम, थके हो तुम, ऊर्जा तुम्हारी व्यय हुई है, लेकिन फिर भी विज्ञान के स्तर पर तुमने कार्य 0 किया, क्योंकि तुमने विस्थापन को वापस लाए हो, वहीं गए जहाँ गए वहीं वापस आ गए। तो बेटा इस तरफ माइनस है, तो वापस जहाँ गए वहाँ वापस ऐसे आए, इस तरफ गए तो तुम्हें यहाँ पर मिला पॉजिटिव, और तुम वापस इस तरफ आए तो यहाँ पर तुम मिला नेगेटिव, तो दोनों को तुमने कैंसिल कर लिया, और तुम हो गए 0, कार्य कर लिया तुमने यहाँ पर 0, सीधा 0, ठीक है। अलमीरा का केस देखिए, आप कितना अलमीरा पर जोर लगाओ, अलमीरा पर जोर लगाया, बहुत सारा जोर लगाया आपने, अलमीरा खिसकी नहीं, बिल्कुल हिली नहीं, तो आपका कार्य 0 होगा। कैसे? 2 फैक्टर पर 0 हो सकता है, 2 तरीके से 0 होता है। जिस दिशा में तुम गए उसी दिशा में वापस आ गए, जैसे स्कूल तुम गए थे, स्कूल उसी दिशा में वापस आ गए, तो क्या तुम्हारा 0 हो गया। दूरी के केस में ऐसा नहीं होगा, दूरी पॉजिटिव रहेगी हमेशा, क्योंकि दूरी दिशा नहीं होती, कार्य दिशा असली। बल के केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर यहाँ पर है, तुम जितना बल लगाओ, जितना भी जोर लगाओ, जितना भी बल या जोर लगाओ, बल या जोर लगाओ, वस्तु हिल नहीं रही है, खिसक नहीं, वस्तु हिल नहीं रही है, नहीं रही है, और खिसक नहीं रही है, और खिसक नहीं रही है, खिसक नहीं रही है, तो यहाँ पर कार्य 0 होगा, तो यहाँ पर कार्य 0 होगा, कार्य 0 होगा। लिखना आएगा, 2 स्थितियाँ लिख सकते हो, 0 होगा।
ये दोनों स्थितियाँ शून्य की है, पहले लिखा ली, और भी स्थितियाँ बहुत सारी होती हैं, उसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ। इससे पहले एक फैक्टर के रूप में मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा रुकिए। उसी अलमीरा वाला अलमीरा केस हमने कहा था, अलमीरा वाली बात की, अलमीरा खींचेगी नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर एनसीईआरटी की पुस्तक निकाली, वहाँ पर लिख रखा है एक बड़ी चट्टान धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हो, कि बड़ी चट्टान है उसको धकेलने की कोशिश आप कर रहे हो, बल उस पर लगा रहे हो, बहुत जोर लगा रहे हो उस पर। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्न के बाद जो चट्टान हिलती नहीं, तो आप पुण्यतः कार्य आपने शून्य किया है, कार्य आपने शून्य किया है, क्योंकि चट्टान वहां से हिली नहीं तो उसका विस्थापन, क्योंकि एस 0 है, विस्थापन 0 होगा, तो आपने यहाँ पर चट्टान हिलाने की कोशिश की लेकिन हिली ही नहीं, तो आपका यहाँ पर विस्थापन 0 है, ऑटोमेटिक कार्य भी 0 हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआर्टी एग्जाम्पल बनने वाला, ये पूरी लाइन एनसीईआरटी ने अपनी पुस्तक में लिखा। दैनिक जीवन के तुमने यहाँ पर चट्टान पर थक चुके हो, यदि तुमने कोई कार्य नहीं किया, उनको चट्टान में विस्थापन 0 है, ये एनसीईआरटी लिख रखा है। अब देखो एक एग्जाम्पल और देखते हैं भाई, ये मैं ला रहा हूँ, ये आपके कुछ काम के लिए, मैंने पहले इसके बारे में समझा दिया। कोई कंसेप्ट चीज़ होगी तो मैं हम नहीं लाऊंगा, लिखा एनसीईआरटी से नहीं उठा के लाऊंगा, लेकिन ऐसी चीज़ें मैं लाऊंगा जरूर। आपके सिर पर एक भारी बोरा रख दिया गया है, आपको उस बेल्ट के लिए बिना हिले डुले खड़े हैं, तो आप थक जाते हैं, तो प्रयास किया है, लेकिन आपका कार्य ऊर्जा वे भी, लेकिन आपने कार्य बहुत बार कुछ कार्य कर रहे हैं, कार्य शब्द समझ होता है उसी रूप से स्थिति में। ये इस प्रकार है कि आप खड़े हो, आपके शरीर के ऊपर मैंने एक बोरा रख दिया है, ये काले कलर का बोरा आपके शरीर के ऊपर है, उस शरीर के ऊपर बोरा रखा हुआ है, तो वहां आप खड़े हो मतलब आप ऐसे 0 अभी हिल नहीं रही हो, 0 है, बिना हिले डुले वहां थक जाते हो बोरे के भार से, तो बोरा लेकर खड़े हो, तो S0 पर 0 है आपका। कैसे? तुम हिले डुले खड़े हो, वहीं एकदम नहीं तो खड़े, देखो यहाँ लिखा हुआ है बिना हिले डुले खड़े रहते हो, खड़े हो लेकिन तुम इस प्रकार से खड़े हो कि आगे बढ़ ही नहीं रहे, वहीं खड़े होकर थक गए भार की वजह से। मतलब इसका भार मैं बोलूँ 20 kg है, मान में होगा 20 kg इसका भार है, 20 किलो यार, 20 kg इसका भार है। थके हो लेकिन तुम आगे बढ़ नहीं रहे हो, तो उसका विस्थापन 0 होगा, विस्थापन 0 होती ऑटोमेटिक काम यहाँ पर W0 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। इस तरफ देखो, तुम इस भार को उठा के पहली स्थिति से लास्ट स्थिति पे गए, वहाँ से वापस आए, तो ग्राफ की मदद से समझो, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव मिलकर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कार्य आपका ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो भार उठा के चलो ना चलो तुम्हारी मर्जी है, ऑटोमेटिक 0 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब उठा के वही स्थिति से निकल वहीं वापस आओगे तो कार्य 0 होगा, चाहे आपने कितना भी काम किया। दैनिक जिम लोग मानेंगे तुमने काम किया, थके हो। एक जॉब होती है ना, इसी यहाँ से ईंटों को उठा के, एक जॉब होती है, यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री वाले मैंने देखा है, यहाँ पर बहुत सारी ईंटें रखी होती है, इस प्रकार ईंटों को उठा के व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ लाता है, ईंटों को यहाँ ईंटा को लाता है, तो इनका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल ये है, तो वहाँ से ऐसे गया, वहाँ से वापस ऐसे आ गया, तो उसने कार्य वर्क 0 किया, क्योंकि जहाँ स्थिति गया वहाँ से वापस 0। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, लिखने नहीं, एग्जाम्पल भाई याद रखने थोड़ा बहुत, एनसीईआरटी आपको समझ। प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर मात की ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाते हो, आप एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाते हो, वैज्ञानिक प्रवास के अनुसार इन कार्यक्रमों में बहुत सारे कार्य नियत है। कैसे कार्य नियत? सीढ़ियों में आप चल रहे ऊपर, आपकी तरफ बल लगा रहे हैं, आप सीढ़ियों के ऊपर से खींच रहे, और विस्थापन भी उसी दिशा में, बल उसी दिशा, विस्थापन दिशा में, तो कार्य हो रहा है। ये पॉइंट थोड़ा अलग था, मैं आपको आगे समझाऊंगा। चले, यहाँ पर कुछ और पॉइंट है। एक सतह पर रखे गुटके को धक्के कुछ दूरी तय करता है, तो गुटके को कुछ बल लगाया तो गुटका। देखो बेटा, आपने तभी एक गुटका ले लिया, उस गुटके पर फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाते गुटका आगे बढ़ गया। अरे भाई, गुटका यहाँ था, गुटका L लंबाई का यहाँ था, तुमने जम के बल या F लगाया, जो लगाना बल लगाना एक ही चीज़ है, तुमने इस दिशा में बल लगाया है। तो बताओ, ये सदिश राशि है, तो इसमें ये देखना होगा कि बल पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस तरफ जा रहा है तो ये बल है पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर गया, तुमने इस तरफ लगाया, तो हम आगे बढ़े, S आगे बढ़ा, गुटका उठ के यहाँ पर आ, गुटका आपका उठ के यहाँ से, गुटका उठ के यहाँ से, गुटका उठ के यहाँ आ गया, ये और ये गुटका सेम है। ठीक है, यहाँ उठ के आ गया,
तो आपने जो यहाँ इस गुटके को लाया है तो एस दिशा में लाया है, बल भी एफ दिशा में लग रहा है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो वर्क भी यहाँ पॉजिटिव, जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर कार्य नहीं है, तो बोला कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो यहाँ समझ सकते हैं कि बल की दिशा और कार्य की दिशा एक है। बल की दिशा और बल की दिशा और यहाँ पर विस्थापन की दिशा एक है। बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही है मेरे बच्चे, एक ही है। दिख रहा है तुम्हें, एक ही दिशा में, एक ही है। देखो कैसे, देखिए यहाँ पर तुमने गुटका रखा था, उस गुटके में तुमने एफ लगाया, उसी दिशा में तुम उसे धकेल भी रहे हो। जिस दिशा में तुम बल लगाया उसी दिशा में धकेल रहे हो, तो तुमने एक ही दिशा में लगाया, तो ये भी पॉजिटिव है, एस भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, कार्य पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। बच्चे पूछे है नेगेटिव। और तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए फटाफट, याद करने वाला पॉइंट लिख लीजिए डब्बे के अंदर। वो पॉइंट ये है कि कार्य 3 स्थितियों में हो सकता, कार्य 3 हो सकता, कार्य शून्य, ऋणात्मक यानी जीरो, माइनस में, और धनात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। कार्य भिन्नात्मक भी हो सकता है, भिन्न के रूप में, कार्य भिन्नात्मक यानी भिन्न के रूप में हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है। पॉजिटिव वाला समझ में आया, ये रहा पॉजिटिव वाला, मैंने आपको समझा दिया है जिस बल उसमें। अब तुम इस गुटके को धकेलना ऐसे चाहते हो, आगे की ओर धकेलना चाहते हो, बल तुम इसे उल्टा लगा रहे भाई, देखो देखो देखो, गुटका उस तरफ जाना चाहता है, बल उल्टा लगा रहे हो, तो कार्य हो जाएगा नेगेटिव। W 90 डिग्री पर लगता है, थीटा बराबर 90 डिग्री पर जब लगता है ना, यानी कि बल और इसके बीच में विस्थापन इस तरफ है, और बल तुम ऊपर की तरफ लगा रहे हो, ऊपर डब्बे को खींच रहे हो, तो इन दोनों के बीच कोण कितना 90 डिग्री का बन गया, तो कार्य 90 डिग्री पर जीरो, कोण 90 डिग्री का बनते ही कार्य जीरो मान लेना आपको। और देखो यहाँ पर गुटका इस तरफ जाना चाहता है, लेकिन मेरे भाई साहब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं नदी के अंदर। नदी के ऊपर गुटका यहाँ चल रहा है, ऊपर नदी के ऊपर चल रहा है, और तुम उसे नीचे 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 की रोज खींचे, तो तुम भले कितना भी जोर लगाओ, कार्य तुम्हारा वहाँ पर शून्य होगा, 90 डिग्री पर कार्य यहाँ पर शून्य होगा। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। ये पुस्तक आपने टेबल पर रखी हुई, ये टेबल है आपकी, उस पर पुस्तक आपने यहाँ पर रखी हुई है, किताब है आपने उस टेबल पर रखी हुई है। पुस्तक को तुमने ऊपर की तरफ बल लगाया, एफ ऊपर की तरफ, पुस्तक ऊपर उठ गई, तो पुस्तक मान लो इतना उठ के ऊपर आ गई, यहाँ पर उठ के बैठ गई। अब उठा है ना ऊपर, तो ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच में विस्थापन हुआ ना, एस ऊपर उठी ने इतनी दूरी तय की ऊपर की तरफ, बल भी उसी दिशा में है, तो कार्य यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आया, ऋणात्मक होगा। और क्या एग्जाम्पल देखो, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापन होना चाहिए, दोनों पॉइंट पहले बता दिए, 2 दिशाओं में काम करते हैं। आवश्यक 2 चीज़ें होनी चाहिए, वस्तु बल लगाना चाहिए और वस्तु पर विस्थापन होना चाहिए, तभी कार्य होगा। दूरी बुरी कुछ नहीं निर्भर करता, ना निर्भर करेगा, उसको बल लगाना चाहिए और वस्तु पर विस्थापन होना चाहिए, तभी जाके होगा। एक बैलगाड़ी की खींच रहा हो, वो गाड़ी पर एक बल लगा रहा है, तो आपको चलिए उसको यहाँ पर खींचिए। देखो बेटा, यहाँ पर एक बैलगाड़ी है, मानो ये बैलगाड़ी है, इस बैलगाड़ी को कोई व्यक्ति या बैल खींच रहा है, व्यक्ति मान लो खींच रहा है बैलगाड़ी को, आगे की तरफ खींच रहा है, तो व्यक्ति खींचेगा बैलगाड़ी को, तो किस तरफ खींच रहा है, बल अपनी ओर लगा रहा है, उसकी ओर अपनी ओर खींच रहा है एफ से, तो बैलगाड़ी उसके साथ साथ चलेगी, इस तरफ एस उसके साथ साथ चलेगी। दोनों यहाँ पर किस दिशा में, पॉजिटिव, एफ भी पॉजिटिव दिशा में है और एस भी पॉजिटिव दिशा में है, तो वर्क भी यहाँ पॉजिटिव ही आएगा, वर्क पॉजिटिव, लेकिन ऋणात्मक है, पॉजिटिव है। बैलगाड़ी वाला एग्जाम्पल पर विचार हमने कर लिया। इतना कंसेप्ट समझ में आया हो तो आपको यहाँ तक चट्टान वाला भी समझ में आया। कोई चीज़ हिले ही ना, अलवारिया और चट्टान दोनों हिल ही नहीं थी, तो आपने कार्य सीधा शून्य किया। कहीं जाके वापस आया तो ही कहीं शून्य होगा, ऋणात्मक कब होगा, धनात्मक कब, सारे मैंने बता दिए। एक और कंसेप्ट यहाँ पर समझना है आपको कि एक और कंसेप्ट, बल लगना चाहिए वस्तु पर और कार्य होना चाहिए, तभी 2 स्थितियों पर कार्य होगा। कार्य तभी होगा जब बल लगना चाहिए, उसके साथ साथ विस्थापित वस्तु होनी चाहिए, तभी होगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो मैथमेटिक है कि थीटा 0 होगा। थीटा 0 कब हुआ, जब हमने देखा कि एफ उसी दिशा में था और एस भी उसी दिशा में था, तो कार्य भी यहाँ
पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, दोनों दिशा में जा रहे हैं। ग्राफ यहाँ बना रखिए कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ग्राफ को बना रखिए, एक दिशा में हम जा रहे हैं। तो थीटा जब 180 डिग्री दोनों भी दिशा में होंगे, यानी कि एफ एस उस तरफ जा रहा है और एफ इस तरफ आ रहा है। देखो बेटा यहाँ पर क्या क्या हो रहा है खेला, देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सीधा दिख रहा है, तो ये यहाँ पर कार्य नेगेटिव है। थीटा 90 डिग्री मैंने बता दिया, नदी के ऊपर एक बॉक्स तैर रहा है, उस बॉक्स को नीचे की तरफ तुम खींच रहे हो और ये एस इस तरफ तैर रहा है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पर ये 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री पर कार्य शून्य होता है। 3 स्थितियां याद रखोगे काम बन जाएगा, 3 स्थिति याद रखनी तुम्हें। यहाँ पर चौथी स्थिति ये है कि तुम चलो ही ना, बहुत तुम नहीं चलो, तुम नहीं चलो, यानी कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में नहीं चलो, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ना चलो, ना चलो, तभी भी कार्य शून्य होगा। जहां से चले वहीं वापस जाओ, जहां से चले हो वहीं वापस जाओ, तभी भी कार्य यहाँ पर तीन स्थिति में कार्य शून्य हो गया, 90 डिग्री पर होता है। ठीक, कला पे देख लीजिए थोड़ा सा, क्या क्रियाकलाप में एनसीईआरटी 1.1 क्रियाकलाप 10.1 में आपको समझना है किस वस्तु पर आपने काम किया। जैसे कि हमने बॉक्स पर काम किया है, सॉरी यहाँ कहा वस्तु पर क्या घटित हो रहा है, वस्तु पर घटित ही हो रहा है। आपने जब बॉक्स पर बल लगाया तो 10 मीटर तक बॉक्स आगे चला गया, मान लो कितने भी जाए, लेकिन तुमने कहा 10 मीटर तक बॉक्स आगे चला गया। सर कहाँ आ गया? हाँ, कार्य कौन कर रहा है? कार्य आप कर रहे हो, कोई भी कर रहा है, वो क्रियाकलाप देखना होगा आपको। आपने किस तरफ कार्य किया है, कैसे किया, ये सारी चीज़ें क्रियाकलाप में लिखनी है आपको, ये आपको याद रखना। ये वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ नियत बल द्वारा किया कार्य का सूत्र है, ये आपको याद रखना है, जो होगा F/S, बिल्कुल अच्छी तरह याद रखना है। यहाँ पर बल नियत है, परिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस बॉक्स पर बल लगाया तो बॉक्स यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, ये इनिशियल स्थिति है, ये फाइनल स्थिति है। बॉक्स वापस आ जाता तो कार्य शून्य, बॉक्स चलता ही नहीं तो कार्य शून्य होता। और बॉक्स के ये बल यहाँ बॉक्स में ना लग के ऊपर की तरफ लगता, ऐसे 90 डिग्री ऐसे लगता, तो भी कार्य शून्य होता। लेकिन ऐसी स्थिति हमें नहीं देखने को मिल रही है, ये देखने को मिल रहा है। 10.1 का सवाल इसी बॉक्स पर मैंने पहले बता दिया, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, ये हाला याद रखना है। अब एक सवाल है, सवाल को सॉल्व कीजिएगा फटाफट। 10.1 का पहला सवाल, एक और सवाल मैं लाया हूँ यहाँ पर, ये भी है, 2 सवाल है, एक और 3 सवाल हो गए आपके, और 4 सवाल, एक सॉल्व सवाल है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समांतर, एक धरती के समांतर खींचा बच्चे ने कार के विस्थापन को दिशा बदल रहा है, तो इसमें बराबर हो गया, स्थिति में कि कुछ नहीं कहना चाहता है कि यहाँ पर एक कार है, बच्चे का खिलौना है, और बच्चे के खिलौने को बच्चा इस तरफ ऐप खींच रहा है, बल इस तरफ लगाया तो बच्चे का खिलौना भी इस तरफ इस तरफ जाएगा, दोनों पॉजिटिव एक दिशा में, तो कार्य यहाँ पर पॉजिटिव। यही बच्चे वाली बात यहाँ पर इन्होंने लिखी है, याद रखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। आपका सब समझ में आए तो आप धीरे आप कर सकते हैं। जब बल की दिशा में भी दिशा में लगता है तो कार्य ऋणात्मक होता है, दिशा में लगता है तो धनात्मक। मैंने बात किया यहाँ पर इस तरफ लगेगा, एफ भी इस तरफ है, एस इस तरफ है, तो ऋणात्मक होगा, मैंने पहले बात कर ली है यहाँ पर। और एफ इस तरफ है और एस इस तरफ है, तो दोनों विपरीत दिशा में है, 180 डिग्री पर नेगेटिव, ये दोनों बात है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ऊर्जा एनर्जी वाला टॉपिक स्टार्ट हो, कार्य आपका खत्म हो गया। एनर्जी, ये एनर्जी ऊर्जा आपकी शुरू हो रही है। एक बात यहाँ आती है, सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी विकल्प की सवाल आ जाए, यानी कि MSQ सवाल आ जाए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत हमारे लिए सूर्य। तो यहाँ पर इतना ही था चैप्टर हमारा, 34 मिनट का टोटल लगभग था। अब ये चैप्टर आपका थ्योरी कंसेप्ट क्लियर हो गया, वर्क का थ्योरी और कंसेप्ट दोनों क्लियर हो गया। इसका नोट्स मैं आपको दे दूंगा, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है इस पर। अब कुछ हम स्टार्टिंग से जानना शुरू करेंगे। यहाँ पर लास्ट में हम रिवीजन की ओर बढ़ रहे हैं, हम रिवीजन करेंगे फटाक से इसका,
और फिर सवाल करूँगा मैं। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है और इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। यदि इस चैप्टर आपको कितना समझ में आया मैं बता रहा हूँ। 3 स्थिति में बच्चे हो सकते हैं चैप्टर के लिए। जिस बच्चों को चैप्टर 90% तक समझ में आया है थ्योरी वाला और क्वेश्चन से डर लग रहा है वो बच्चे, और जिसे 50% थ्योरी समझ में आएगा लेकिन उसे क्वेश्चन से डर नहीं लग रहा है वो बच्चे, और जिसको चैप्टर थ्योरी कम समझ में आया और क्वेश्चन से डर लग रहा है वो बच्चे। जो बच्चे थ्योरी से डर रहे हैं तो इसे रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान, ये है क्वेश्चन से डर रखा है थ्योरी से डर लग रहा है, उनको यहाँ पर इस रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना है। जब बच्चों को 90% समझ में आ गया तो रिवीजन थोड़ा ध्यान रखिए। इनको भी ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस से डर नहीं लगा इनको, लेकिन थ्योरी से डर लगा है। ऐसे बच्चे बहुत सारे होते हैं। चलिए यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। कार्य होता क्या है, मैंने बात की। कार्य को हमने 2 भागों में बांटा, एक दैनिक जीवन के हिसाब से, एक यहाँ पर किसी जीवन के विज्ञान के हिसाब से, वैज्ञानिक जीवन के हिसाब से। दैनिक जीवन में तुमने देखा था कि तुम स्कूल से कहाँ गए, घर से स्कूल गए, स्कूल से घर तुमने कोई काम किया, लेकिन तुमने असली में विज्ञान की दृष्टि में काम नहीं किया था। किस प्रकार? क्योंकि तुम जहाँ से गए हो ना वहाँ से वापस लौट आए। ग्राफ की बात से समझ लेना, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, दोनों मिलकर 0 हो गया। क्लियर है? इस प्रकार। दूसरा एग्जाम्पल एक चट्टान का था और एक अलमीरा का था। चट्टान तुम हिला नहीं पाए, चट्टान को तुमने बहुत कोशिश की, वैसे चट्टान हिलती नहीं है, बहुत कोशिश की, बहुत। ये कार्य असंभव है विज्ञान की दृष्टि से, और यहाँ पर नगण्य है, बिल्कुल नगण्य। इसको थोड़ा बहुत तुम हिला दो, तुम बोल सकते कार्य कम हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं इसको। ये बिल्कुल नगण्य के चट्टान को तुम कैसे हिला सकते, कोई नहीं हिला सकता है। वो ट्यूबलाइट फिल्म वाली बात कर रहे थे, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, इसने मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पर तुम यहाँ पर कूली बन के खड़े हो, हिल डुल बिल्कुल नहीं रहे, ऊपर सामान लगे खड़े हो, चल ही नहीं रहे बेटा, वहाँ रुके हुए, तो रुके हुए कार्य कैसे होगा? तुम यहाँ 0 पर रुके हुए हो, आगे जा ही नहीं रहे तो कार्य शून्य होगा, डायरेक्ट शून्य होगा, ठीक है। ये समझो जहाँ गए वहाँ वापस आ गए तो 0 होगा सीधा, कूली चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना, ठीक है। पुस्तक वाला मैं समझाया आपको। यहाँ देखो बेटा, तो जिस दिशा में खींच रहे हैं उस दिशा में विस्थापन है, तो वहाँ कार्य पॉजिटिव होगा। आगे लिख रखा है ना, पुस्तक तुमने ऊपर उठाई, पुस्तक का बल ऊपर लगाया, ऊपर किसी बल ऊपर जोर लगा रहे हो, वो पुस्तक नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर भी आ रहा है, इसका दोनों दिशा में पॉजिटिव है। ये भी देखो बेटा, फाइनल देख लो, बल दिशा में विस्थापन दिशा में हो तो यहाँ पर कार्य पॉजिटिव होगा। बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, उल्टी दिशा में हो, तो कार्य यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। वही बल और विस्थापन लंबवत दिशा में हो, बल एंड विस्थापन लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में हो, तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये देखो, इस तरफ जा रहा हूँ, बल भी इस तरफ लगा रहा हूँ तो पॉजिटिव हो। शून्य ऋणात्मक धनात्मक, धनात्मक कैसे कि कार्य की वैल्यू आई 0.2, बदलना आता है, पॉइंट हटाओ उसको, 2/10 लिखोगे सीधा, तो ये क्या हुआ? भिन्नात्मक हो गया। भिन्न वाली वैल्यू से भिन्नात्मक कहलाती है, ठीक है। 90 डिग्री बता दिया, शून्य। 3 स्थितियाँ याद रखो महत्वपूर्ण। और चौथी स्थिति ये है कि आप जहाँ चले वहाँ वापस आ गए तो नहीं चलेगा, जहाँ चले वहाँ वापस आ गए तो भी नहीं चलेगा। चलो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखनी कि 2 फैक्टर मुख्य तौर पर, दूरी फैक्टर नहीं यूज़ करेंगे, बमी की दिशा में दूरी फैक्टर नहीं होगा यूज। ये क्रियाकलाप हमने किया, उसी प्रकार से आप ये टेबल वाला क्वेश्चन हमने समझ लिया है। बहुत सारा क्वेश्चन था इसमें, बहुत सारा इस तरफ लगाओगे इस तरफ होगा, और तुमने इस तरफ लगाया। 3 स्थितियाँ मैंने एक जगह दिखा दी, तो यहाँ इस स्थिति में कार्य क्या होगा? नेगेटिव। उल्टी दिशा में वर्ग उस तरफ है, नेगेटिव। ए दिशा में 90 डिग्री हो गया, ऐसे 90 डिग्री को 0, और यहाँ पर देखो दोनों साथ साथ जा रहे हैं। 3 स्थितियाँ एक बॉक्स पर आपने देख लिया, समझ आ रहा? अब 2 सवाल है, हमें यहाँ उसको सॉल्व करना है। यदि बल 1 न्यूटन हो और एस 1 न्यूटन हो तो बल द्वारा क्या कार्य भी 1 न्यूटन होगा। यानी आपको इसमें यूज करना है
वर्गानुपात नियम, यानी वर्गों वाला नियम, वर्ग का नियम। मैं आपस में वर्ग का नियम आपके लिए लगा देता हूँ। वर्ग का नियम यूज करना है, कैसे यूज करेंगे वर्ग का नियम? तुम जानते हो फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू एस, एफ इंटू एस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनको अकेले देखेंगे तो इस प्रकार बनेगा, लेकिन दिशा में देखेंगे तो ये दोनों इस प्रकार दिखेंगे आपको ये फॉर्मूले के। तो मैंने यहाँ पर बल एफ एक तरफ एक एफ लगाया, यानी एक बल न्यूटन बल लगा रहे हो, और उस दिशा में 1 मीटर तुम विस्थापन भी कर रहे हो, तो वर्ग यहाँ पर 1 इंटू 1 होकर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 2, 4, 3 का वर्ग 9, 9 हो जाएगा। यदि विस्थापन और यदि प्रश्न विस्थापन और बल एक ही हो, बल एक ही हो, बल का एक ही मान हो तो वर्ग कर देना, मेरे बच्चे, क्या कर देना, वर्ग कर देना। किस प्रकार देखिए, बल का मान 2 मीटर है, 2 न्यूटन है, और यहाँ पर एस का मान 2 मीटर है। तो ये सॉल्व करने, ये W बराबर एफ टू एस लगाने से अच्छा है जो एक पकड़ो, इनमें से एक का वर्ग कर दो सीधा, तो आंसर 4 आ जाएगा, और ये आंसर यहाँ पर लगा चिपका दो, बात खत्म। यदि आपको पूरा करना है तो पूरा कर सकते हो, 2 लिखो यहाँ पर 2 लिखो 4, लेकिन ये बोर्ड परीक्षा का ट्रिक नहीं चलेगा। 9th क्लास में ट्रिक चला सकते हो, वैसे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एफ यहाँ पर 3 न्यूटन है और एस यहाँ पर 2 मीटर है, तो इसमें ट्रिक नहीं लगेगा, इसे सॉल्व करना होगा इस तरह। 3 इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर हुआ, पहले इसको भी साथ साथ करते रहो। ये 6 है और ये इसका न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हो। और यहाँ पर कार्य का मात्रक भी याद रखो, जूल होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। 1 जूल इक्वल हो सकता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। ये एनसीईआरटी लिख के रखती है, तो यहाँ बोल सकते हैं 1 जूल वर्ग हो गया 1 न्यूटन मीटर, बिल्कुल सही है। चाहे आप ये लिखो, चाहे मैंने यहाँ पर ये लिखा, देखो यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है, इसी को मैं यहाँ पर 6 जूल भी लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल ही है, तो 6 जूल भी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, नो टेंशन आपको लेना। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, उस वस्तु की दिशा में, अरे भाई ये पॉइंट बोल दिया, 2 मीटर विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन होते समय लगातार वस्तु बल लगा रहा है, तो समीकरण सॉल्व कीजिए। वस्तु इस प्रकार पड़ी हुई है, यानी ऑब्जेक्ट है आपका, एक ऑब्जेक्ट है, यानी आपकी एक ऑब्जेक्ट है, आपकी एक वस्तु है। इसके ऊपर यहाँ पर इसी दिशा में बल लग रहा है, कितना जितना भी लग रहा है, इसी दिशा को इस तरह लिख सकते हैं, नो टेंशन। तो सेम जगह इस तरफ लगो, तो इस दोनों एक दिशा में गए, तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना है 5 न्यूटन। दूसरा देखो यहाँ पर 2 न्यूटन है, 2 मीटर है, 2 मीटर इस तरफ स्थापित हो रहा है, 2 मीटर इस तरफ हो रहा है, दोनों एक दिशा में आएंगे। हाँ, तो एक बात मन में याद रखनी कि पॉजिटिव होगा। ऑप्शन देखो, कभी एमएसक्यू सवाल आ जाए, सीबीएसई वालों को एमएसक्यू सवाल दिए जाते हैं, तो ऑप्शन के अंदर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव नेगेटिव 3 नेगेटिव पॉजिटिव है, तो तुम समझ गए यहाँ पर इसका मान पॉजिटिव, तो बिना सॉल्व किए टिक कर सकते हो। लेकिन स्थिति इस प्रकार की कुछ आ जाए कि सारे पॉजिटिव पॉजिटिव एक नेगेटिव देखा, तो इस पर ये टिक करना वाजिब नहीं होगा, तो यहाँ पर ऐसा करना होगा सॉल्व। डब्ल्यू है तो ये एफ है, 2 यानी 7 मीटर। तो इनमें से जो ऑप्शन, जैसे यहाँ पर 7 मीटर ऑप्शन लिख रखा था पहले, यहाँ भी 7 था, यहाँ 8 था, 9 था, तो तुम पहले पॉजिटिव को पता लगा चुके दिशा की, तो सीधे तुम 1 लिख कर देते, आम कम हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, सभी वैल्यू पॉजिटिव एक साथ दिख रहे, तो आपको ये टिक करना होगा, क्योंकि सॉल्व करना है 2 केसों में, एक सॉल्व कर सकते कि नहीं कर सकते। यदि बिल्कुल पास सवाल यानी एमएसक्यू सवाल आए, तो यदि बड़ा सवाल आए तो पूरा आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, यदि कार्य है तो उसमें कर सकते। ये क्वेश्चन, अगला प्रश्न यहाँ पर है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन बल लग रहा है, तो मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर, तो मान लीजिए वस्तु विस्थापन के समय लगा, तो क्या भाई, बहुत अच्छा सवाल दे दिया। यहाँ पर एक बॉक्स था, उस पर बल लग रहा है 7 न्यूटन, और बॉक्स विस्थापित हो गए, यहाँ पर 8 मीटर विस्थापित है। आगे बॉक्स बना सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी, नहीं बनाओ तो वैसे आपकी मर्जी है। तो बॉक्स आगे गया, तो सॉल्व कीजिए, 12 × 8 7 बन देता है, पहाड़ा आना चाहिए 7।
न्यूटन मीटर लिख सकते हो, या इसी को यहाँ पर आंसर के तौर पर तुम लिख सकते हो 56 जूल हो जाएगा, 56 जूल खत्म। क्योंकि दोनों एक दिशा में, ये भी इस तरफ जा रहा था, ये भी इस तरफ जा, दोनों दिशा एक है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगला सवाल थोड़ा क्या हुआ, मैंने यहाँ पर काटना भूल गया, चलो इसको हटा देते हैं, हम खुद सॉल्व करेंगे यहाँ पर सवाल को बढ़िया ढंग से। चलो हमें सवाल को दूसरी तरफ सॉल्व करेंगे, फिर हम उसका सॉल्व। यहाँ पर एक कूली है 15 का जगह बोझ धरती से 1 मीटर ऊपर उठा कर उससे पलट दिया, तो उसकी दर कितना? 15 kg का। यहाँ पर एक आपको यहाँ पर मैं आगे समझाता हूँ, यहाँ से यहाँ समझाता हूँ। यहाँ पर यूनिट चेंज आना चाहिए। यूनिट चेंज मतलब मात्रक परिवर्तन। यूनिट चेंज यानी मात्रक परिवर्तन आपको समझना चाहिए। मात्रक परिवर्तन किस प्रकार का इस सवाल के अंदर यूज हुआ है तो आपको करना आना चाहिए। देखो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं मेरे बच्चे? 1000 मीटर होते हैं। और 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10,000 सेंटीमीटर यहाँ पर होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, 1.1 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसी प्रकार बोझ पर किए कार्य का प्रकट कीजिए। यहाँ पर किसी प्रकार का सेंटीमीटर मीटर नहीं चेंज करने की बात की, लेकिन हो तो बात कर। देखो 15 kg का कूली के सर के ऊपर उठा के नीचे, कूली यहाँ खड़ा था नॉर्मली कूली यहाँ खड़ा था, उसका जो पूरा बॉक्स नीचे की तरफ था 15 किलो का जो है नीचे की तरफ रखा हुआ था। ऊपर अपने हाथों से उठाया, ऊपर अपना सर पर रख दिया, उठा के अपने ऊपर अपने सर के ऊपर इसने रख दिया। कितना kg का है? ये 15 kg का है। यहाँ से उठाने में जितना दूरी ऊपर तय किया है 1.5 मीटर। चले तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ये भार दे रखा है, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ मिसिंग है, जो चीज़ आपको निकालनी होगी। हमारे पास क्या है? भार है कूली का कितना है, बॉक्स का भार कितना है यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 15 kg। सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? मीटर, एस मीटर। एक मिसिंग चीज़ आपके सामने सीधी नहीं है, मैं बोलूँगा सर क्या नहीं चीज़ मिसिंग है हमारे पास? ये चीज़ कहाँ है? अरे फोर्स कहाँ है? फोर्स दोनों गुना का सीधा निकाल लेते, लेकिन फोर्स यहाँ पर है ही नहीं, सीधा ये देखा। इसी केस में आपको इस प्रकार सोचना होगा, थोड़ा माइंड वाला सोचना। गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ा है क्या? ग्रेविटी वाला, उसी हिसाब से पूछ लेना। बॉक्स ऊपर की तरफ उठाता जा रहा है, तो तुम सोच सकते हो ग्रेविटी वाला चैप्टर के हिसाब से कि यहाँ पर बॉक्स के नीचे एक जी लग रहा होगा 10 मीटर। इसको 9.8 मीटर कहा जाता है, लेकिन मैं पूरा 10 लिखता हूँ। तो ये नीचे लग रहा है, तो ये एक त्वरण हो गया। बल का फॉर्मूला जान लीजिए, बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान कितना है? 15 kg, ठीक है। ये कितना है? 10। तो फोर्स कितना आ गया यहाँ पर? 150 kg। समझ में आया? 150 kg गुरुत्व द्वारा कार्य, गुरुत्व वाला बल है। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आप पढ़ेंगे तभी बताऊंगा, गुरुत्व वाला बल हो गया, ठीक है। तो ये बल आपने ले लिया। तो बल आपके पास 150 है, दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए। और 1 मीटर यहाँ पर ये है, तो टोटल मिलाकर ये 150 के करीब होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, बढ़िया। तो 1 मीटर यहाँ पर है, तो 1 मीटर का सब 150 होना चाहिए, लेकिन हमारा सवाल के अंदर भाई साहब 1.5 मीटर है। देखिए ध्यान से, हमने 1 मीटर का सब 1.5 किलोमीटर निकालिए, तो हमारा कितना भार था? 15 kg। 1.5 यहाँ पर है, इंटू गुना करेंगे, ये हमारा kg हो गया, सॉरी बल हो गया। 1 मिनट हो गया यार, बल पे निकालो, F/m इंटू ए होगा। भार हमारा 15 kg है, ये 10 होगा तो 150 होगा। 10 कौन सा कहाँ से आया? ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा। और यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो त्वरण है, जो फोर्स, ये ग्रेविटेशन फोर्स है। कौन सा फोर्स? गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अभी गुरुत्वाकर्षण बल लग गया इस पर, गलती से मैंने 1 मीटर पर निकालिया, 1 मीटर था, ठीक है। नो टेंशन, उसी प्रकार कर सकते हो। यहाँ 150 है, बल आगे। अब क्या निकालना है, तो बल कितना है? 150 इंटू हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1.15। अभी समझाया था, एक पॉइंट हटा के नीचे लगा, सिंपल।
15 इंटू 15 करेंगे 225 आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर कर भी सकते हो, करो फटाफट सॉल्व करो। 5 2 की कैंसिल 225, और यहाँ पर 225 यहाँ आंसर आपका 225 ही आंसर यहाँ होना चाहिए। ये देखो, आप समझो, यहाँ पर समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है इसी सवाल का आंसर। सॉल्व करने का तरीका इनका अलग हमारा अलग हो सकता है। बोझ का भार 15 kg है, ये है F इंटू एस से एम जी कहाँ से आया सर बताओ? एम और जी का गुना किया हमने भी, यहाँ एम और जी का गुना किया, कहाँ किया बताओ? यहाँ कैसा? हाँ देखो ये रहा, एम कितना है और जी 10 है, सीधा मैंने जी की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है जी 10 है, दोनों को गुना कर भी किया। यदि समझदार हो तो इस सवाल को भी याद रखना और सॉल्व करने का तरीका भी समझ में आ चुका। चले यहाँ पर अब चैप्टर पूरा समाप्त हुआ। आज इतने ही सवाल थे इसके अंदर। अब मैं पीछे वाले NCERT के जितने भी सवाल उसे करने के लिए 20 या 30 मिनट का अलग से वीडियो लाऊंगा। इसके रिवीजन के लिए भी मैं 1 और 2 मिनट का अलग से वीडियो लाऊंगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ हमारी ऊर्जा और एनर्जी का, सेकंड भाग में करेंगे इसको, सेकंड पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 2 में करेंगे इसको। पार्ट नंबर 2 में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिर भी एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि सर आप कर सकते हैं। तरीका यह है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता के जा रहा हूँ। यहाँ पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य में बता दिया। ऊर्जा यहाँ पर 2 टाइप की होती है, एक गतिज ऊर्जा होगी यहाँ पर, एक है स्थितिज ऊर्जा होने वाली। तो ये गतिज ऊर्जा जो है वैल्यू के तौर पर लिखो यहाँ पर, गतिज ऊर्जा 1/2 mv², ये इसका सूत्र है। उसका अलग अलग सूत्र होंगे, लेकिन mgh एक नॉर्मल सूत्र है स्थितिज ऊर्जा का, याद रखना। उसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने सेशन को देखा और सेशन में समझ में आया तो ठीक है, लेकिन पीपीटी सेशन में इससे अगला पीपीटी सेशन जरूर लूँगा। उसका एक पीपीटी सेशन में लाऊंगा जिसके अंदर लिखा हुआ सब हम समझेंगे। ये हमने लिख के पढ़ाया था। ये नंबर है, इसे मैसेज करके इसके नोट्स जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस से नोट्स है, और यहाँ पर आप इस नोट्स को ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। नोट ऐसे बाय वगैरह कुछ नहीं है, नोट्स फ्री है। मैसेज के नंबर पर नोट्स आपको मिल जाएंगे मुफ्त, बिल्कुल फ्री। धन्यवाद।